अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये जो लॉ है बेटा, ये माइक्रो लेवल से लेके मैक्रो लेवल तक, यानी कि ये ज़मीन के ऊपर हम किसी चीज़ को देख लें या फिर आसमानी किसी चीज़ को देख लें या किसी माइक्रो लेवल के ऊपर किसी इलेक्ट्रॉन का मोशन क्यों ना देख लें एटम के अंदर, हर जगह पे ये जो लॉ है ये वैलिड है और ये होल्ड कर रहा है। अब इसका क्या मतलब है? एंगुलर मोमेंटम, कल हमने पढ़ा था कि एंगुलर मोमेंटम इक्वल होता है किसके? आई ओमेगा के। जिस तरह आपने पीछे पढ़ा है कि लीनियर मोमेंटम हसन इक्वल होता है किसके? एम वी के। पीछे हमने वो बड़ी एक बात पढ़ी थी, मैं इसको थोड़ा आपके माइंड में रिकॉल कर देता हूँ कि भाई बंदूक का मोमेंटम चलने से पहले और बंदूक का मोमेंटम चलने के बाद, याद है वो क्या आता था? इक्वल नहीं आता था। यहाँ आपने वहाँ ये भी पढ़ा था कि मोमेंटम कोलिजन से पहले और मोमेंटम कोलिजन के बाद क्या रहता था? इक्वल। कभी क्या होता था? कभी वेलोसिटी बढ़ जाती थी और मास कम हो जाता था, और कहीं मास बढ़ जाता था और वेलोसिटी क्या हो जाती थी? कम हो जाती थी। तो टोटल जो मोमेंटम था वो क्या रहता था? इक्वल ही रहता था, कांस्टेंट रहता था। तो यही बात इधर है। आपको पता है जो इधर काम मास का, ये इनर्शिया का होता है, वो इधर किसका होता है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का। जो इधर लीनियर वेलोसिटी का काम होता है वो इधर किसका होता है? एंगुलर वेलोसिटी का। ठीक है बेटा। तो अब सपोज अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास एक बॉडी है, उसका जो लीनियर मोमेंटम है वो L1 है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास भाई एक डाइवर्स आया, वो खड़ा है यहाँ पे, आपकी बुक में एग्जांपल है। देखें जी, पहले तो अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर जहाँ पे वो खड़ा है बोर्ड के ऊपर, वहाँ पे लगाता है ऐसे फोर्स, ऐसे जंप करता है ना ऐसे। तो जहाँ पे खड़ा है वो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वहाँ से वो पुश करता है अपने आप को और अपने आप को क्या देता है? टॉर्क देता है। ऊपर को जंप करके इस तरह वो छलांग लगाएगा, है कि नहीं? अब देखें इधर पे, पहले मेरी बात सुन लो, बाद में आप तसल्ली से देखना। पहले उसने ना अपने बाजू ऐसे फुल खोले होते हैं, ऐसे होता है ना, बॉडी को फुल एक्सटेंड किया हुआ है। चाहे आप ऐसे एक्सटेंड कर लें, तो ये सपोज करें इसने इस लाइन के गिर्द खुद को क्या करना है? घुमाना है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से यहाँ तक इसका काफ़ी डिस्टेंस बन रहा है, आर बहुत ज़्यादा बन रहा है। तो मूवमेंट आर्म क्या? बहुत ज़्यादा है। अब मूवमेंट आर्म किस चीज़ के साथ जुड़ा होता है? मूवमेंट आर्म इसको कहते हैं ना, आर को। तो जब आर ज़्यादा, मूवमेंट आर्म ज़्यादा, तो बॉडी का मूवमेंट इनर्शिया भी क्या है? ज़्यादा है। तो इस केस में बॉडी का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बन रहा है उसको I1 कह लें, और वो बंदा घूमेगा ना, घूम के क्या करता है? आगे को आ रहा होता है, घूम के ही आ रहा होता है ना आगे को, फिर वो घूम घूम के नीचे को आ रहा होता है। कभी देखा है किसी लड़के को छलांग लगाते हुए? घूम के फिर वो नीचे को आता है। अच्छा, जितनी एंगुलर वेलोसिटी के साथ वो घूम के जाएगा वो कितनी है? ओमेगा। अब देखें, शुरू में जब उसने अपने बाजू फुल खोले होते हैं तो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है, और उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? बहुत कम। इसका मतलब वो आहिस्ता आहिस्ता घूम के क्या करेगा? नीचे आएगा। और उसके बाद यानी कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी, घूमने वाली वेलोसिटी आहिस्ता होगी, लेकिन उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? ज़्यादा होगा। लेकिन आगे देखें, अगले ही फेज़ में वो क्या करता है? अब अगली आप तस्वीर अगर देखें, ये मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ बेटा। यहाँ उसने अपने आप को फुल खोला हुआ है, नज़र आ रहा है? मूवमेंट आर्म बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन अगर जैसे ही अगले फेज़ में देखें, उसने खुद को क्या कर लिया है? बंद कर लिया, टक पोजिशन में ले आया है, यानी कि खुद को जिसे कहते हैं ना पंजाबी में गुच्छू मुच्छू कर लिया। अब उससे पहले इतना बड़ा था, अब उसने अपने आप को श्रिंक करके छोटा कर लिया, यानी कि उसने अपना आर क्या कर लिया? कम कर लिया। मूवमेंट आर्म क्या कर लिया उसने? जब आर कम हो जाएगा तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या हो जाएगा? कम। तो अगले स्टेप में जो उसका एंगुलर मोमेंटम बन रहा है उसको कह लें वो L2 है, और उस केस में जो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? वो I2 है, और उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है? ओमेगा 2। अगले स्टेप में उसने अपने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या कर लिया? कम। उस वजह से दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी? ज़्यादा। एक को ज़्यादा होना पड़ेगा ताकि L क्या रहे? बराबर रहे। तो ये अब क्या हो जाएगी? ज़्यादा। इसका मतलब कि अब जब वो यहाँ पहुँच के अपने आप को बंद कर लेगा ना, तो अब उसकी ओमेगा ज़्यादा हो, यानी कि वो तेज़ तेज़ घूमना शुरू कर देगा। तो अगर बंदा खुद को समेट ले तो मूवमेंट आर्म क्या हो जाए? कम। उससे उसको एक्स्ट्रा समरसॉल्ट्स मिलेंगे, यानी कि वो ज़्यादा कलाबाजियाँ खा के नीचे आ सकता है। अंडरस्टैंड जी?
अच्छा, तो अब मैं ज़रा यहाँ पे अगर एग्जांपल दे लूँ कि फ़र्ज़ करें यहाँ पे आई की कीमत ज़्यादा है, मैं कह लेता हूँ यहाँ पे 3 है, एंगुलर मोमेंटम टोटल है हमारे पास 6, कितना है 6 जूल सेकंड है, ठीक। अच्छा, तो ओमेगा कम है, मैं वो कह लेता हूँ वो कितना है 2, तो 3 इंटू 2 कितना आ गया 6। अगले स्टेप में हमने आई को कम कर देना, चले मैं उसको क्या कर देता हूँ 2, तो 6 करने के लिए दूसरे को ऑटोमेटिकली क्या होना पड़ेगा 3 होना पड़ेगा, तो फिर ही हमारे पास आंसर क्या आएगा 6 आएगा। तो बात समझ रहे हैं। तो अब ज़रा हम क्या कहेंगे, किसी भी बॉडी का जो एंगुलर मोमेंटम L है वो ऑलवेज क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, इक्वल रहता है। जैसे वहाँ पे बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन इक्वल रहता था, याद है? यस सर। तो इसी तरह यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम है वो ऑलवेज क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा। तब तक कांस्टेंट रहेगा जब तक उसके ऊपर बाहर से हम कोई टॉर्क एक्ट नहीं करेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ बेटा, अगर हमारे पास एक गाड़ी जा रही है, लीनियर मोमेंटम के एग्जांपल दे के आपको समझाता हूँ, इधर को जा रही है, उसकी वेलोसिटी है और उसी डायरेक्शन में उसका क्या होगा मोमेंटम, ये जा रही है भाई 6 के मोमेंटम के साथ, 6 न्यूटन सेकंड के मोमेंटम के साथ, ये खुद चलती जा रही है, नीचे कोई फ्रिक्शन भी नहीं, फ्री ये जा रही है, इसके ऊपर कोई फोर्स अभी एक्ट नहीं कर रही। तो ये ऑलवेज कितने मोमेंटम के साथ चलती रहेगी, 6 न्यूटन सेकंड के साथ ही चलती रहेगी। और हमने ये पढ़ा था कि इसका मोमेंटम तब चेंज होगा जब हम इसके ऊपर बाहर से क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, पिछले चैप्टर का आर्टिकल है। इसी तरह ये लीनियर मोमेंटम में है कि जब बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लगे तब बॉडी का क्या चेंज होता है, मोमेंटम चेंज होता है। अब मैंने इधर आपको बताया कि इधर जो काम इधर फोर्स का, उसमें वो किसका काम होता है, टार्क का, कि जब तक बाहर से टार्क नहीं हम लगाएंगे तब तक बॉडी का जो एंगुलर मोमेंटम है वो चेंज नहीं होगा। समझ आ रही बात की, ठीक। अब ज़रा मैं इसको, ये जो सारी बातें हमने कही हैं, मैं ज़रा इसको लिख देता हूँ, एक इसकी स्टेटमेंट। ये शॉर्ट आएगा बेटा पेपर में, यहाँ से 2 शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं कि वो कहेगा स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड राइट इट्स मैथमेटिकल फॉर्म, या वो दूसरा वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि वो जो डाइवर होता है उसको कौन सी जो चीज़ है वो एक्स्ट्रा समरसॉल्ट्स या एक्स्ट्रा कलाबाजियाँ करने के काबिल बना रही है। तो वो मैं वहाँ से आपको करवा देता हूँ। देखें जी, द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी का जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो क्या रहता है, ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, हमेशा बेटा वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, अनलेस, जब तक एन एक्सटर्नल टार्क, जब तक बाहर से उसके ऊपर हम क्या नहीं लगाएंगे, टार्क नहीं लगाएंगे, तब तक उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है बच्चों, मैं और सिंपल अगर आपको समझ आ गई और एग्जांपल दूं, आ गई है समझ इसकी, चलें ठीक है। जिसके बाद आगे देखें बेटा, तो हम कहते हैं सपोज हमारे पास एक बॉडी है, उसका एंगुलर मोमेंटम L है टोटल, तो बाद में उसने अपना एंगुलर मोमेंटम क्या कहते हैं, उसने अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज किया या उसने अपनी एंगुलर वेलोसिटी को चेंज किया, तो पहला एंगुलर मोमेंटम कितना बना L1, बाद में उसने और चेंज किया L2, करते करते जितने मर्जी एंगुलर मोमेंटम चेंज कर ले, एंड पे उसका सम करके सारों का वो कितना आएगा, उतना ही आएगा जितना आप शुरू में लेंगे। समझ आ रही है बात की? जैसे बंदूक और गोली वाले में होता है ना कि बंदूक और गोली का शुरू में मोमेंटम कितना होता है, 0, जब वो चल पड़ती है तो चलने के बाद भी दोनों को सम करके फिर भी आंसर क्या आता है, 0। इसी तरह इधर है, ठीक है बेटा। और आप डाइवर वाली भी एग्जांपल्स आप दे सकते हैं कि उसमें क्या है कि उसका जो पहले वाला मोमेंटम है I1 ओमेगा 1, ये असल में L1 है, वो किसके इक्वल है, बाद वाले मोमेंटम के I2 ओमेगा 2 के। समझ आ गई बेटा बात? अच्छा, इसके बाद आगे ज़रा सुने, इसका मैं और आपको फिज़िकली इसका थोड़ा सा, अगर हम इसको स्टार्स या प्लैनेट्स के ऊपर जाके देखें तो वहाँ इसका क्या मतलब है, या इलेक्ट्रॉन के मोशन की बात करें तो उस हिसाब से मैं आपको थोड़ा सा इसका जिक्र कर देता हूँ। देखें जो सन है ना बेटा हमारे पास, ये सन है, उसके गिर्द प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं।
देखें जी, जो प्लैनेट सन के करीब है उसका मोमेंट आर्म क्या है, कम है, यानी कि उसका इनर्शिया भी क्या है, कम है। तो उसके पास फिर क्या ज़्यादा होनी चाहिए, ओमेगा, यानी कि उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, एंगुलर स्पीड, उसे तेज़ी से घूमना पड़ेगा अगर वो चाहता है कि वो घूमता रहे, अदरवाइज वो गिर जाएगा। जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता जाएगा, ज़्यादा इंक्रीज होता जाएगा, इसलिए आपकी ओमेगा क्या होती जाएगी, कम। और दूर जाते जाएंगे ओमेगा और क्या आती जाएगी, यानी कि जितने प्लैनेट सन से दूर होंगे, जितना वो प्लैनेट दूर, उतना वो आहिस्ता आहिस्ता से घूमेगा, जितना पास आएगा उतना वो तेज़ होता जाएगा। समझ आ रही है बात की? ठीक है बेटा, यानी कि एक चीज़ ज़्यादा हो जाएगी और दूसरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अंडरस्टैंड जी? इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर भी ऐसे ही हो रहा है कि जो नियरेस्ट ऑर्बिट्स में हैं उनकी एंगुलर या ऑर्बिटल स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए और जो दूर हैं उनकी कम होगी, यानी कि जो एस में है, अगर ये समझ लो एस ऑर्बिट है, एस सब शेल है सॉरी, फिर पी होता है, फिर डी होता है, बात समझ रहे हैं, और उनका आगे शेल्स भी आपने पढ़े हैं, के एल एम एन, तो बहरहाल वहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है बेटा, तो आगे बढ़ेंगे बेटा। नेक्स्ट हमारे पास ये जो समरसॉल्ट्स वाला था, ये आपने कहाँ से कर लेना, अगर आपसे वो पेपर में पूछेगा तो यहाँ से आपने कर लेना है, द डाइवर पुशेस ऑफ द बोर्ड, अगर यहाँ से ज़्यादा लग रहा है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, अपॉन लिफ्टिंग ऑफ फ्रॉम द बोर्ड, यहाँ से लेके समरसॉल्ट्स तक। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट इसमें ज़्यादा आ सकते हैं। नीचे आपको मैंने कल भी बताया था, ये एंगुलर मोमेंटम क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्या होती है। अच्छा एक और बात सुन लें इधर, अगर ये गाड़ी जा रही थी इधर को इस डायरेक्शन में, ये इधर को इसका एंगुलर लीनियर मोमेंटम है, देखो इधर बात सुनो, लीनियर मोमेंटम जो होता है उसकी भी डायरेक्शन है, ज़ाहिर है इस सिमत में जा रही है। इसी तरह एंगुलर मोमेंटम में जो डायरेक्शन है वो हम बताते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन जिधर को है उसी डायरेक्शन में एल की सिमत है। तो जैसे पी की सिमत होती है ऐसे एल की भी सिमत होती है। हम कहते हैं यहाँ तो वो क्लॉकवाइज सिमत में है, यहाँ वो कौन सी सिमत में है, एंटी क्लॉकवाइज सिमत में है, दोनों में एक होती है। अब देखेंगे यहाँ पे क्या है, अगर ये बॉडी इधर को जा रही है और इसकी डायरेक्शन लीनियर मोमेंटम की इधर को है, इसका मोमेंटम की डायरेक्शन सेम तब तक रहेगी जब तक हम इसके ऊपर बाहर से कोई और मोमेंटम एक्ट नहीं करेंगे, यानी कि इसके ऊपर इधर से हम कोई और फोर्स लगाते हैं और ये गाड़ी मूव करके इधर को चली जाती है, वो तब भी जाएगी ना जब हम बाहर से इसको छेड़ेंगे, इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, बात समझ रहे हैं, तब ये अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगी। ऐसे इधर भी होगा, कोई बॉडी तब तक, देखो ये दरवाज़ा आ रहा है ना, इधर सुनो मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ, ये आ रहा है, इसका जो एंगुलर मोमेंटम है अभी वो जिस हिसाब से यानी कि उस डायरेक्शन में ये जा रहा है, तो जो भी इसका बन रहा है, चलें आप इधर सुन लें बात को। अब देखें ये दरवाज़ा इधर को आ रहा है, इसके एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन चलें इस हिसाब से इधर को भी बन रही है, ये तब तक उधर को जाता रहेगा जब तक बाहर से मैं इसको ये इधर को आ रहा था ना, ये देखें, तो मैं जब तक बाहर से इसको छेड़ूंगा नहीं ना तब तक ये अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। जब तक बाहर से हम कोई टार्क एक्ट नहीं करेंगे तब तक बॉडी जो अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन है यानी कि अपने एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन है वो चेंज नहीं करेगी। समझ आ रही है जी? इसलिए अज़ल से हमारी जो ज़मीन है वो सूरज के गिर्द घूम रही है, तो ज़मीन का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि उसके ऊपर बाहर से सिवाय ग्रेविटेशन की और कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही। ठीक है बच्चों, आगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, आगे मैम का लेक्चर है, ये थोड़ा कर लेते हैं, हमसे रिक्वेस्ट कर लेते हैं, आसान ही है बेटा वो भी। वो ये था कि विच कॉजेज द डाइवर टू टेक एक्स्ट्रा समरसॉल्ट्स, कि कौन सी चीज़ है जो डाइवर को इस काबिल बनाती है कि वो एक्स्ट्रा कलाबाजियाँ लेने के काबिल हो रहा है। विच कॉजेज द डाइवर टू टेक एक्स्ट्रा समरसॉल्ट्स। लिफ्टिंग लुफ्टिंग छोड़ो, बस ये आप जब क्वेश्चन आएगा आपको ऑटोमेटिकली आइडिया हो जाएगा ये सवाल है, बस इतना। एक्स्ट्रा समरसॉल्ट्स जी बेटा समरसॉल्ट्स तक कर लें अपॉन लिफ्टिंग से, ठीक है? नहीं ये और चीज़ है,
ये लहदा से शॉर्ट क्वेश्चन है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है शुरू से, ये आपने ये तो वैसे ही करना ही है ना। हाँ ये इधर लिखा हुआ है, ये आपने करना है, और यहाँ से जो मैंने अंडरलाइन करवाया 2 क्वेश्चन बन गए अभी तक, ठीक है बेटा। और ये एमसीक्यू है कि बॉडी तब तक अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज नहीं करेगी जब तक उसके ऊपर बाहर से कोई एक्सटर्नल टार्क एक्ट नहीं करेगा, ठीक है। आगे है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। इधर सुन लें बेटा, एक बॉडी है हमारे पास, इधर बेटा ओ पॉइंट पे उसको पाइवोट किया हुआ है, और उस बॉडी का मास कितना है एम आई, हमें नहीं पता वो कौन से नंबर पे है, पहला पार्टिकल है दूसरा या कौन सा पार्टिकल है बॉडी का, देखें जी। और वो कितने डिस्टेंस पर है आर आई डिस्टेंस पे, और जितनी वो टेंजेंशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो कितनी है वी आई, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो कितनी है बेटा ओमेगा, कितनी है ओमेगा। अच्छा ये इस तरह से मूव करेगा, ऐसे ही करेगा ना। अच्छा बेटा जब कोई बॉडी रोटेट कर रही हो तो मोशन तो कर रही है, तो रोटेशन करने वाली बॉडी के पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसकी क्या कहलाती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इधर सुने, जैसे वहाँ आपने पढ़ा है ना ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जब लीनियर मोशन कोई बॉडी कर रही हो सीधी सड़क के ऊपर तो उसकी काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल आती थी 1/2 mv²। अब मैंने बार बार आपको बताया है कि जो उधर काम होता है ये काइनेटिक एनर्जी, अब हम कौन सी करने लगे हैं रोटेशनल, जो उधर काम m का होता है वो इधर किसका होता है इनर्शिया का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, सॉरी, जो उधर v का होता है वो इधर किसका होता है, ठीक है जी। अब रोटेशनल जो काइनेटिक एनर्जी का ये रिलेशन है ये कैसे आएगा, ज़रा इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं जी बेटा। ये ट्रांसलेशनल होती है, ट्रांसलेशन ये है कि बॉडी सीधी एक लाइन में जा रही है, और रोटेशनल ये है कि बॉडी घूम रही है। हाँ ये लॉन्ग है, अभी पूरा करते हैं फिर आपको पता लग जाएगा, बड़ा आसान है, बस डेरिवेशन इसकी समझने वाली है। देखें बस बेटा इधर शुरू में जब ये बॉडी रोटेट कर रही है तो इसकी जो ट्रांसलेशनल जो इसकी वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी है, टेंजेंशियल वेलोसिटी है, वो कितनी होगी आर ओमेगा। मैम थोड़ा सा 2 मिनट है, ये टॉपिक कंप्लीट कर लें। अब देखें भाई, हम जानते हैं कि हमारे पास जो ओमेगा, इसको आगे ज़रा करेंगे। सबसे पहले तो इस पार्टिकल की जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी वो कितनी बनेगी हमारे पास, आई पार्टिकल है ना, कौन सा पार्टिकल है आई पार्टिकल, सिंपल उसकी जो लीनियर है एम आई वी आई का स्केयर। अब वी आई हमने ऊपर क्या है किसके इक्वल है आर आई ओमेगा आई के, तो उसकी जगह ज़रा पुट करें, हम लीनियर वाला रिलेशन लेके चले हैं, आर आई ओमेगा आई का स्केयर, तो 1/2 एम आई आर आई का स्केयर ओमेगा आई का स्केयर, ठीक है जी। अच्छा जी अब आगे देखें ज़रा, रोटेशनल की तरफ अभी हम चल पड़े हैं क्योंकि हमने v से किधर चेंज कर दिया है ओमेगा में, ठीक है। अब ज़रा आगे देखें, कोई बॉडी जो है उसमें सिर्फ एक ही तो पार्टिकल नहीं ना होता, अगर गेंदी ले लें तो उसमें पता नहीं कितने नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलके वो बनी हुई है, तो अगर उस बॉडी की टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो वो कैसे आएगी। पहला जो पार्टिकल है उसकी क्या आएगी 1/2, तो सब में आएगा। पहले की जो बेटा आएगी वो क्या बनेगी, ज़रा गौर से आप देखेंगे m1 r1 का स्केयर, और उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है मैंने बताया है कि वो सिंपल आप किससे शो करेंगे ओमेगा से, क्योंकि वो सब एक ही वेलोसिटी के साथ घूम रहे हैं, तो ओमेगा को आप आई की बजाय सिंपल क्या लिखें ओमेगा ही लिख लें। तो पहले की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कितनी है ओमेगा स्केयर, प्लस दूसरे का लिखेंगे m2 r2 का स्केयर, और दूसरे की भी क्या है ओमेगा स्केयर। इस तरह चलते जाएं कहाँ तक आखिरी तक mn rn का स्केयर, और उसकी भी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है ओमेगा। तो एक पूरी गेंदी है, उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं m1 m2 जितने भी हैं वो सारों की ये बन रही है हमारे पास। अब ज़रा आगे देखें, क्योंकि सारों का ओमेगा इक्वल है ना, ओमेगा सब का कांस्टेंट यूनिफॉर्म है, तो आप ज़रा ओमेगा को निकाल लो ना बाहर, ओमेगा स्केयर को, ठीक है। पीछे बच क्या जाएगा m1 r1 का स्केयर, m2 r2 का स्केयर, प्लस mn rn का स्केयर, ठीक है। अच्छा समेशन हो रहा है, चीज़ें सम हो रही हैं ना,
तो सम करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिग्मा। कहाँ से सम शुरू हो रहा है, 1 से, कहाँ तक, n तक, ठीक है। किन का समेशन हो रहा है, m और r का स्केयर भी है। अब जब हमें पता ना हो कि कौन सा नंबर है तो हम जनरल ith उसका पार्टिकल ले लेते हैं, ठीक है। और बाहर क्या पड़ा है, वो मेगा का स्केयर। अब 1/2 ये जो चीज़ है ये क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ठीक है बच्चों। तो किसी भी बॉडी की जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है ये उसका क्या आ गया है, फॉर्मूला आ गया है, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। हमने यहाँ से स्टार्ट किया है कि वी आई इसके इक्वल होता है, और हम जानते हैं किसी भी बॉडी की जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो हमने 9th में पढ़ा हुआ है, ये फार्मूला पढ़ा हुआ है ना। पहले हम यहाँ से स्टार्ट किया, ये जो वी आई है इसमें वी आई आर है, इस फार्मूले में वी आई आर। आई हमने कोई भी एक ith पार्टिकल ले लिया, उसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल ली है, अपनी मर्जी से कोई एक पकड़ लिया इस पूरी बॉडी में। फिजिक्स में आप बेटा भला क्या करते हैं, एम्पिरिकल लेवल से स्टार्ट करते हैं, आप एक बॉडी की निकालते हैं और सारों की फिर आप कहते हैं सम कर देते हैं तो वो टोटल बन जाती है। तो हमने बजाय पहले पूरी बॉडी के पार्टिकल्स निकालते, पहले हमने निकाली है एक की निकाली, फिर हमने कहा पहले की अगर इतनी है ith पार्टिकल की तो फिर ith वाले की इतनी है तो पहले की भी इतनी बनेगी, दूसरे की भी इतनी बनेगी, तीसरे की भी इतनी बनेगी। बात समझ आ गई। पहले हमने कोई एक नंबर उठा लिया, उसकी निकाल ली है, रैंडम कोई भी, ठीक है बेटा। जैसे अगर मैं एक्सप्लेनेशन भी करनी है, जैसे मैं आपसे पूछूं बेटा आप क्लास की टोटल फीस कितनी है, तो मैं कहूँगा हाँ भाई तुम्हारी कितनी है, एक कहता है मेरी 1000 है, भाई टोटल बच्चे कितने हैं, 10 हैं, तो मैं 1000 को 10 से ज़रब कर दूंगा, मैं लैदा सबसे पूछता फिरूँ। बात समझ आई है। तो अब बेटा एक्सप्लेनेशन में आपने क्या करना है कि कंसीडर हमारे पास एक बॉडी है, उसका पार्टिकल एम आई है, वो वी आई वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा है, वो कितने डिस्टेंस पे है, आर आई पे है, ये सारी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। तो अब आपने इधर, ये सिंपल है इसलिए आज मैंने नहीं लिखवाई जल्दी जल्दी, एक तो टाइम कम था। यहाँ से लेके कल आपने यहाँ तक इसको करके आना। ये एक्सप्लेनेशन कल मैं करूँगा क्योंकि ये डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। ये कल मैं करूँगा एक्सप्लेन, फिर आपने करना है, ठीक है बेटा। ना अगर पता लगे तो कल आप मेरे से डिस्कस करेंगे, आई होप आपको समझ आ जाएगी इसकी। चलें जी कर दें इसको ऑफ।